गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग राज, शिवानी, संकेत, धर्मेंद्र, रंजय, नरेश, कृष्णपाल, लक्ष्य, मोहित, श्यामू, मन्नू, एमडी, धीरेन्द्र, चंदन, राहुल, विजय, पवन, शिखा, वर्षा, पारुल, अंकित, दिनेश, प्रीति, दीपिका, धर्मेंद्र, सोनू, नेहा, हरजित, प्रियंका, निधि, सत्यजीत, उदयवीर। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक बेटा? क्या बोला था आप लोगों को? सिटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम शुरू करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। और फिर सिटिंग अरेंजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे पजल, ठीक है? अच्छा, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है, ये अगर हम बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? अगर हम बैंकिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? लव यू सर, आपका पढ़ाया हुआ पूरा पेपर में आ गया। किस एग्जाम की बात कर रहे हो बेटा? शिवानी, बस कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो बेटा। हाँ जी, तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो बेटा सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, 10 से 15 क्वेश्चन। अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें, अदर एग्जाम्स की, तो उन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का सिर्फ। सर ये जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, है ना, ये जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, हमें एक बात बताओ, क्या 10-15 अरेंजमेंट हमें बनानी होती है? नहीं बेटा। बैंकिंग एग्जाम में आपको करना क्या है, आपको 3 अरेंजमेंट आती है बनाने के लिए। जब आप एक अरेंजमेंट बना लेते हो ना, तो उससे रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब बैंक में क्या होगा कि जो एक अरेंजमेंट आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो उस एक सिंगल अरेंजमेंट से रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पूरे 5। लेकिन अगर बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और बाकी एग्जाम में अगर आप अरेंजमेंट कंप्लीट करते हो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, बाकी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ढेर सारे रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। हम्म। अच्छा सर, हमने सुना था कि सर सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक तो बहुत टफ है, इसके तो क्वेश्चन ही हमसे नहीं बनते हैं, कैसे सर ये चैप्टर सॉल्व हो पाएगा? तो मेरे भाई टेंशन लेने की, डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे टॉपिक का खात्मा किया है। और सिटिंग अरेंजमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सको, ये मैं गारंटी देता हूँ। चाहे वो बैंक पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, जब आप सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, ठीक है? तो जो बच्चे बहुत डरते थे ना सिटिंग अरेंजमेंट से, वो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम हलवा बना देंगे हम इस चैप्टर का। देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट की बात करें ना, तो 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है पेपर में। 2 टाइप की अरेंजमेंट आती है। एक तो अरेंजमेंट आती है क्लोज अरेंजमेंट, और दूसरी अरेंजमेंट होती है ओपन। सर ये क्लोज और ओपन का क्या मतलब है? देखो, क्लोज अरेंजमेंट वो होती है जो चारों तरफ से बंद हो। ओपन अरेंजमेंट वो होती है जो खुली हुई हो। तो 2 टाइप की अरेंजमेंट आती है, ठीक है? अच्छा, क्लोज अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो, क्या ये हमेशा सर्किल ही है? नहीं सर, ये सर्किल भी हो सकती है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, ये पेंटागन भी हो सकती है, ये हेक्सागन भी हो सकती है। मतलब वो सारी अरेंजमेंट एक ही टाइप से सॉल्व होंगी जो चारों तरफ से बंद हो। और दूसरी टाइप की अरेंजमेंट होती है ओपन फॉर्म। इसमें एक सिंगल रो भी हो सकती है, इसमें डबल रो भी हो सकती है, इसमें डबल रो भी हो सकती है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है? अच्छा,
तो दोनों ही अरेंजमेंट को जो सॉल्व करने की ट्रिक है ना, मतलब ट्रिक तो हम नहीं बोलेंगे, बेसिकली उसको अप्रोच बोलेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होंगे, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होंगे। दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट और डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्लोज और ओपन फॉर्म की। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे ना वो बेटा क्लोज फॉर्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लोज फॉर्म। तो देखो मैं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को कैसे कराऊंगा, पहले हम क्लोज फॉर्म के बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेसिक लेवल समझते हो? बेसिक लेवल का मतलब अप टू एसएससी लेवल। अच्छा, जब हम क्लोज फॉर्म के अप टू एसएससी लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस उठाएंगे और फिर हम ओपन फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे अप टू एसएससी लेवल। फिर जब हम ओपन फॉर्म के भी क्वेश्चन कर लेंगे अप टू एसएससी लेवल, फिर हम बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहली जो 3 क्लासेस होंगी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से रिलेटेड, वो उन बच्चों के लिए है जिनको सारे एग्जाम्स देने हैं। कहने का मतलब है पहली 3 क्लासेस हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट की फर्स्ट 3 क्लासेस आप सबको देखनी है। हाँ, उसके बाद वाली जो क्लासेस हैं सिर्फ वही बच्चा देखे जो बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, जिसको कभी बैंक का पेपर देना है। तो करीबन 6 क्लासेस होंगी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो पहली 3 बेसिक क्लास होंगी और लास्ट की 3 क्लास होंगी बैंकिंग लेवल की क्लासेस। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले क्लोज फॉर्म को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम क्लोज फॉर्म की बात करें ना, तो बेटा क्लोज फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बनता है When all are sitting around the circle facing center, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सभी का फेस कहाँ हो, सभी का फेस हो केंद्र की ओर। मतलब क्वेश्चन में पहले से ही डिफाइन हो, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सबका फेस किधर हो, केंद्र की तरफ हो। When all are sitting around the circle facing opposite to center, दूसरी अरेंजमेंट है जितने भी लोग वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं उन सबका फेस सेंटर से बाहर हो। और जो तीसरी अरेंजमेंट है ना बेटा, वो मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होता है, कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होता है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होता है ना। मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, मिक्स्ड अरेंजमेंट लाइक दिस। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर और मिक्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो मैं जो आपको अप्रोच सिखाऊंगा ना बेटा, वो क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच सिखाऊंगा। क्योंकि हम हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, एकदम जीरो लेवल। जीरो मतलब एकदम जीरो, मतलब आपने जिंदगी में सिटिंग अरेंजमेंट का नाम भी नहीं सुना होगा, उस लेवल से हम शुरुआत करेंगे। तो देखो, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग हमें पहले से पता होने चाहिए। अगर उन वर्ड्स के मीनिंग हमें नहीं पता तो हम सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि है तो वो कॉमन सेंस हमारा, लेकिन फिर भी एक बार मुझे डिस्कस करना आपके साथ बहुत जरूरी है। क्या पता शायद आपको उन वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो, तो बेटा उन वर्ड्स को लिख लो अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना तो मत लिखो। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कुछ इस प्रकार यूज होते हैं। अपोजिट, एक वर्ड यूज होता है अपोजिट, जैसे A is opposite to C, B is opposite to D, D is opposite to E, like this। अपोजिट जिसको हम बोलते हैं विपरीत, अपोजिट जिसको हम बोलते हैं विपरीत, ठीक है। जैसे A B के विपरीत बैठा है, C D के, लाइक दिस। जैसे मान लो ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है, और इस अरेंजमेंट में कुछ लोग बैठे हैं A B C D E F G H, ये 8 लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सबकी सीटिंग अरेंजमेंट मैंने डिफाइन कर दी। अब आप ये बताओ हु इज अपोजिट टू ए, ए के विपरीत कौन है? सर ए के विपरीत ई है। अच्छा, हु इज अपोजिट टू बी, बी के विपरीत कौन है? सर बी के विपरीत एफ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, ए के विपरीत ई और बी के विपरीत, ए के विपरीत ई और बी के विपरीत एफ। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है फेसिंग, एक वर्ड यूज होता है फेसिंग, फेसिंग यानी कि सम्मुख, फेसिंग यानी कि सम्मुख। ये बताओ हु इज फेसिंग ए, ए के सम्मुख कौन बैठा है? सर ए के सम्मुख बैठा है ई। हु इज सम्मुख है, हु इज फेसिंग ए, है ना, हु इज फेसिंग ए के सम्मुख कौन बैठा है? तो ए के सम्मुख बैठा है ई। अच्छा, ये बताओ हु इज फेसिंग बी, बी के सम्मुख कौन है? बी के सम्मुख कौन है? सर बी के सम्मुख कोई भी नहीं है। देखो दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है,
दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ए के सम्मुख कौन है? ई। ए के विपरीत कौन है? ई। बी के सम्मुख कोई नहीं है, लेकिन बी के विपरीत कौन है? एफ। तो बी के विपरीत तो है एफ, बट बी के सम्मुख नहीं है। सम्मुख फेसिंग वो होते हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, है ना, दे आर कॉल्ड फेसिंग टू ईच अदर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आज तक ये मीनिंग ही नहीं पता था, सम्मुख और अपोजिट दोनों डिफरेंट होते हैं। वो सम्मुख और अपोजिट को, मतलब विपरीत और सम्मुख, अपोजिट और फेसिंग को एक ही चीज कंसीडर करते थे। तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है? हाँ जी, आज के बाद इस बात का ध्यान रखा जाएगा। बेटा जिसको लगता है ना सीटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ चैप्टर है, उसको एकदम हलवा लगेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर, निकटवर्ती, निकटवर्ती, इमीडिएट नेबर, निकटवर्ती। हाँ जी, इमीडिएट नेबर, निकटवर्ती। ये बताओ, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए? ए के निकटवर्ती कौन है? ये बताओ, ए के पड़ोसी कौन है? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए? ए के निकटवर्ती कौन है? ए के निकटवर्ती कौन है, ये बताओ। हाँ जी सर, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए? बी एंड एच। ए के निकटवर्ती कौन है? बी और एच। अच्छा, हु आर द नेबर्स ऑफ बी? बी के निकटवर्ती कौन है? सर, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ बी? ए एंड सी। ए और सी बी के पड़ोसी हैं। ए और सी बी के पड़ोसी हैं, ठीक है? हाँ जी, चलिए, एक वर्ड यूज होता है नेक्स्ट टू। अब देखो फिर से, अच्छा नेक्स्ट टू, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। एक वर्ड यूज होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब अगला स्थान। नेक्स्ट टू मतलब अगला स्थान। ये बताओ, हु इज नेक्स्ट टू ए? ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है? हु इज नेक्स्ट टू ए? ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है? तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगले स्थान को ना राइट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो अगले स्थान को लेफ्ट कर देते हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना, नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर का मीनिंग सेम होता है, ठीक है? हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए? बी एंड एच। हु इज नेक्स्ट टू ए? तब भी आंसर बी एंड एच ही होगा। ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है? बेटा ए के अगले स्थान पर बी और एच दोनों ही है। तो इस बात का ध्यान रखना, नेक्स्ट टू का मीनिंग भी इमीडिएट नेबर ही होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट में नेक्स्ट टू वर्ड का जो मीनिंग होता है वो इमीडिएट नेबर ही होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ड यूज होता है अपोजिट हो गया, फेसिंग हो गया, नेबर हो गया, नेक्स्ट टू हो गया, लेफ्ट और राइट। अब ये बेसिकली लेफ्ट राइट क्या होता है? बाया और दाया। बाया और दाया, ये मेन चीज है। मतलब मेन तो सारे ही हैं, अगर किसी का भी मीनिंग आप गलत समझते हो तो क्वेश्चन तो गलत बनेगा ही, ठीक है? हाँ जी, अब लेफ्ट और राइट को ध्यान से समझो। लेफ्ट और राइट को ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, है ना? अच्छा ये बताओ, जो लेफ्ट राइट होगा ना बेटा, आपको अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करना है। जैसे मान लो कि ये ए जो है वो आप खुद हो, ए जो है वो आप खुद हो, ठीक है? और आपका फेस सेंटर में है, तो ये बताओ आपका इमीडिएट राइट कहाँ होगा? सर, हमारा जो इमीडिएट राइट होगा, अगर हमारा फेस सेंटर में तो इस तरफ होगा, तो हमारा इमीडिएट राइट। अच्छा, हमारा इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा? सर लेफ्ट होगा इस साइड, होगा कि नहीं होगा? हम्म। अच्छा, लेकिन अगर मान लो आप बी हो और आपका फेस बाहर है, तो जब आपका फेस बाहर है तो आपके राइट पे कौन होगा? सर आपके राइट पे, बी के राइट पे सी होगा और बी के लेफ्ट पे ए होगा। तो राइट और लेफ्ट बेटा आप फेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अगर फेस अंदर है तो राइट लेफ्ट कैसे चलना है, और अगर फेस बाहर है तो राइट लेफ्ट कैसे चलना है। अब आप एक काम करो, हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट डिफाइन करो जल्दी से। हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट डिफाइन करो, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट का मीनिंग तो पता होना बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलने वाला। एक वर्ड यूज होता है हु।
whom, that, which, जो कि, जिसकी, है ना। ये जो वर्ड होते हैं ये आपको पता ही है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट को। ब्लड रिलेशन के अंदर आपने पढ़ाई था इसको, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक वर्ड होता है एंड, वाइल, बट, ठीक है, और जबकि, जब हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, किंतु। तो ये जो वर्ड होते हैं ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? सब्जेक्ट को, फर्स्ट पर्सन को। ये रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ऑलरेडी ब्लड रिलेशन के अंदर। बट कोई बात नहीं है बेटा, मैं फिर से जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी। बेटा फेसिंग का मतलब ये होता है जो एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठा है, जैसे ए एंड ई आर फेसिंग टू ईच अदर, क्योंकि ए और ई का मुख एक दूसरे की तरफ है। अपोजिट का मतलब होता है जो सामने बैठा है, चाहे उसका फेस कहीं भी हो, इट डजंट मैटर। तो जब हम बोलते हैं बी के विपरीत कौन है, तो बेटा बी के विपरीत एफ बैठा है। लेकिन बी के फेसिंग कौन है, तो बी के फेसिंग कोई भी नहीं है, क्योंकि बी का फेस बाहर है, ठीक है जी। राइट और लेफ्ट जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। फिर सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करूं, जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करूं, सेम अप्रोच आपको यूज करनी है। सेम वही अप्रोच आपको यूज करनी है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो अप्रोच मैं यूज करूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेम वही अप्रोच यूज करना बेटा, सेम। हाँ जी, कर लिया बेटा, लिख लिया लेफ्ट और राइट हर पर्सन का। हम्म, हर पर्सन का लेफ्ट और राइट डिफाइन कर लिया। ये बताओ एच का फेस अंदर है, एच का इमीडिएट राइट पे कौन है? जी। एच के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? ए। जी का फेस बाहर है, जी के इमीडिएट राइट पे एच, जी के इमीडिएट लेफ्ट पे। एफ का फेस बाहर है, एफ के इमीडिएट राइट पे, इमीडिएट लेफ्ट पे। ई का फेस अंदर है, ई के इमीडिएट राइट पे डी, इमीडिएट लेफ्ट पे। डी का फेस बाहर, डी के इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट। सी का फेस अंदर, तो ये राइट और ये लेफ्ट। तो हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट मुझे उम्मीद है बिल्कुल ऐसे ही निकाला होगा आप लोगों ने जैसा हमने बताया, ठीक है। चलो ये तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक सी बातें आपको बताई, इन वर्ड्स के मीनिंग एग्जैक्टली होते क्या है, ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी। अब बात है, असली कहानी है सर, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अरे ये क्या हुआ, क्वेश्चन कहाँ गए? शिट, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चंस गायब हो गए हमारे। एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट।
हाँ हाँ अंकुल भैया, क्यों घबरा रहे हो? सब करा देंगे, टेंशन ना लो। हम्म, घबराते क्यों हो भाई? सब होगा बेटा। बस बस अंकुल, बस करो बेटा। इतने फालतू कमेंट मत करो, सुन लिया मैंने। हम्म। किसमें बेटा? चंदन किसमें? किस टॉपिक की बात कर रहे हो आप? हम्म। चलो, अब जरा ध्यान से देखना बेटा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्वेश्चन को बनाना कैसे है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक? खो गया है पहला क्वेश्चन। चलो, अब बोर्ड पे जरा ध्यान से देखना, ठीक है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? देखो, 8 एग्जीक्यूटिव है, 8 एग्जीक्यूटिव है, JKL MNO PQR आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। बेटा ये 8 लोग कहाँ बैठे हैं? एक सर्कुलर टेबल के अराउंड। तो देखो, जब भी हम क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्लोज्ड फॉर्म के, तो जिस अरेंजमेंट में ये लोग बैठे हो वो बना लो। अगर ये सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं तो सर्किल बना लो, अगर ये रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं तो रेक्टेंगल बना लो, अगर ये पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं तो पेंटागन बना लो। तो बेटा इस सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं तो चुपचाप सर्किल बना लो। अच्छा, जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो, और सबका फेस हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि सारे के सारे एक मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, सारे के सारे एक मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, फॉर अ मीटिंग। और मीटिंग वाला के लिए का मतलब है कि जितने भी लोग हैं सबका फेस कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा। भाई मीटिंग करने बैठे हैं तो सबका फेस किधर होगा? सेंटर। तो हमने जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बैठा दिया, और इस तरीके से बैठाना ताकि वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, लाइक दिस। तो हमने 8 लोग बैठा दिए, ठीक है? सबसे पहला स्टेप ये है सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन के सोल्व करने का। क्लोज फॉर्म में जितने भी पर्सन होते हैं सबको एक साथ बैठा दो। दूसरा पॉइंट, जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। बेटा जे किसके सेकेंड राइट में है? पी के। जे पी के दाईं ओर दूसरा है, जे पी के दाईं ओर दूसरा है, जे किसके दाईं ओर दूसरा है? पी के। तो सबसे पहले हमें किसको बैठाना है? पी को बैठाना है। और बेटा हमेशा याद रखना, पहले व्यक्ति को जे पी के दाएं दूसरा है, पहले व्यक्ति को हम पूरे सर्किल में अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं भी। तो जे पी के दाएं दूसरा है तो पी को बेटा कहीं भी बैठा दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे सर्किल में पी को कहीं भी बैठा दो। अब पी के दाएं दूसरा जे है, पी के सेकंड राइट पे जे है, इसका सेकंड राइट किधर होगा? 1 2। पी के दाईं ओर दूसरा कौन है? जे। तो बेटा पी के सेकंड राइट पे जे बैठा दिया। आप पी को यहां भी बैठा सकते थे, आप पी को यहां भी बैठा सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी के सेकंड राइट पे मैंने किसको बैठा दिया? जे को बैठा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ। अगला पॉइंट क्या है? हु वर्ड किसके लिए है बेटा? पी के लिए। जो की वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पी को। जो की वर्ड पी की बात कर रहा है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, जो कि के दाएं को तीसरा है। मतलब जो पी है ना, पी, ये जो पी है बेटा ये के दाएं तीसरा है। दिस ही इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। अब मुझे एक बात बताओ, मैं के को कहां बैठाऊं? के को कहां बैठाऊं जहां से ये दाएं तीसरा दिखे मुझे? अगर मैं के को यहां बैठा दूं तो बेटा यहां से ये दाएं तीसरा नहीं दिखेगा, तो मेरी मजबूरी है के को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा ताकि ये के से थर्ड राइट पे दिखे, ताकि ये के दाईं ओर तीसरा दिखे। तो के को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। के थर्ड राइट पे पी आ गया। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के? हु वर्ड किसके लिए? पी के लिए। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी के थर्ड राइट पे है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो पहला सेंटेंस मैंने यूज किया है, जे पी के दाएं दूसरा है और पी के दाएं तीसरा है, ये तीनों बड़े प्यार से बैठा दिए हमने। अगला पॉइंट, एम ओ के बाएं दूसरा है। एम किसके बाएं दूसरा है? ओ के। तो बेटा अब आप ओ को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते,
अब आप ये नहीं कि ओ को जहां मर्जी वहां बैठा दो ना, अब आपको ना ओ को हर जगह बैठा के देखना पड़ेगा कि ओ को कहां कहां बैठाया जा सकता है, ओ को कहां कहां बिठाया जा सकता है। ठीक है, ओ के बाएं दूसरा एम है, एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं सर, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है। ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ पाएगा। ओ को मैं यहां बैठा सकता हूं, ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ पाएगा। और ओ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। तो बेटा ओ के बैठने की कितनी जगह है, 3। ओ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी। अगर ये क्वेश्चन बैंकिंग पीओ लेवल का होता तो पता अभी हम क्या कर रहे होते, हमें अब 3 सर्किल बनाने पड़ते। पहले में ओ को यहां बैठाता, दूसरे में ओ को यहां बैठाता, तीसरे में ओ को यहां बैठाता, तीनों सर्किल को एक साथ लेके सॉल्व करते हम, अगर ये बैंकिंग पीओ लेवल का क्वेश्चन होता। लेकिन हम शुरुआत तो बेसिक लेवल से कर रहे हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटीज पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। शायद कोई और पॉइंट ऐसा होगा जो ओ से रिलेटेड है, ताकि वो ओ के बैठने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दे। आगे बढ़ो। हु वर्ड किसके लिए है बेटा, ओ के लिए। ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे, लो आगे तो डिफाइन ही कर दिया कि ओ को बैठाना क्या है। जो की वर्ड किसके लिए है बेटा, ओ के लिए। तो जो की ओ पी और जे के ठीक बीच में बैठा है, तो बेटा ओ को ना पी और जे के ठीक बीच में बैठा दो, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो बाकी संभावनाएं गलत हो गई, और जो ओ है वो पी और जे के ठीक बीच में आ गया। और ओ के बाईं तरफ दूसरा कौन है, एम। तो बेटा ओ के बाईं तरफ दूसरा किसको बैठा दो, एम को बैठा दो। ओ के बाईं तरफ दूसरा किसको बैठा दो, एम को बैठा दो। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है बेटा, जो एल है वो के साथ नहीं बैठेगा। ध्यान से समझना इस वाक्य को, एल के साथ नहीं बैठेगा तो एल आखिर यहां बैठेगा। और जो एल है वो एन के साथ भी नहीं बैठेगा, तो बेटा एन बैठेगा यहां। और बचा कौन, क्यू। और ये अरेंजमेंट हमारी हो गई कंप्लीट। अब इस अरेंजमेंट से एग्जाम में चाहे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। बताओ पी के विपरीत कौन बैठा है, क्यू। हु इज फेसिंग एन, एल, जे। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के बाईं तरफ दूसरा कौन है, एम। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के दाईं तरफ तीसरा कौन है, एल। तो बेटा आप 1 से लेकर 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, एक बार आपने अरेंजमेंट बना ली तो जिस अप्रोच से मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाया है, सेम वही अप्रोच आपको यूज करनी है। और ये मेरी गारंटी है कि सीटिंग अरेंजमेंट जब आप शुरू, अभी तो देखो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ये वाली लाइन अलग से दे रखी है, ये फालतू लाइन दे रखी थी, एल इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ के और एन। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और पूरी कोशिश करना उस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, उस क्वेश्चन को करोगे आप लोग सॉल्व। चलो कोशिश करो। नाउ इट्स योर टाइम, नाउ इट्स योर टर्न, करो कोशिश।
तो भाई साहब, सभी को इतना टाइम इसलिए दिया गया ताकि ये आपकी जिंदगी का पहला क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का, और मैं ये चाह रहा था ये पहला क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सॉल्व करे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इस क्वेश्चन को ना बना पाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चे ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा डेफिनेटली। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्किल बनाया, पहला स्टेप। और जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो, 8 लोग हैं, 8 को एक साथ बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को एक साथ बैठा दिया हमने। चलिए साहब, अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए एच के दाईं ओर चौथा है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, एच को। और पूरे सर्किल में जहां मर्जी वहां एच को बैठा दो, जहां आपका दिल करे मन करे। और एच के फोर्थ राइट 1 2 3 4 ए को बैठा दो। ए एच के दाईं ओर चौथा है, ए एच के दाएं को चौथा है। वाइल वर्ड किसके लिए है बेटा, वाइल वर्ड रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, फर्स्ट पर्सन को। ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। और वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट को, फर्स्ट पर्सन को। ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बेटा ये जो ए है ना, ये एफ के सेकंड लेफ्ट पर है। तो मैं एफ को कैसी जगह बैठाऊं जहां से ये सेकंड लेफ्ट दिखाई दे। सर मैं एफ को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ये एफ के सेकंड राइट दिखेगा। मैं एफ को यहां दिखाऊंगा जहां से ये सेकंड लेफ्ट दिखाई दे। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। देखो जो सी है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो सी के बैठाने की 3 पॉसिबिलिटी है। अब अगर ये बैंक पीयू लेवल का क्वेश्चन होता तो 3 सर्किल हम बना लेते, लेकिन ये बैंक पीयू लेवल का तो क्वेश्चन है नहीं, तो 3 सर्किल अभी मत बनाओ, ठीक है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सी के थर्ड राइट पर है, तो बेटा सी से रिलेटेड अगला ही पॉइंट हमें मिल चुका है। डी सी के थर्ड राइट पर है, तो बेटा सी का थर्ड राइट 1 2 3, यहां पे डी नहीं आ सकता। सी का थर्ड राइट 1 2 3, यहां पर डी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है फाइनली सी को सिर्फ मैं एक ही जगह बैठा सकता हूं। अगर सी के थर्ड राइट पे डी है तो सी फिर एक ही जगह आ सकता है, वो भी यहां। और इसका थर्ड राइट 1 2 3। और बेटा ये जो सी था ना, ये सी ना तो एफ का पड़ोसी था ना ही बी का। ये सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं बी को यहां बैठाऊंगा। डेफिनेटली बी को मैं यहां बैठाऊंगा। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। बेटा जो एच है वो कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, तो जी को यहां बैठा दो। और बचा कौन है, ई। और ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बेटा एफ को ऐसी जगह बैठाना था जहां से ए सेकंड लेफ्ट दिखे, क्योंकि एफ के सेकंड लेफ्ट पर ए है, एफ के बाईं ओर दूसरा ए है, इसीलिए मैंने एफ को यहां बैठाया। अच्छा एक बात और है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो एच को सर ऊपर बैठाया था। तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये जो अरेंजमेंट है ना क्लॉकवाइज, एच बी एफ डी ए जी सी ई, एच बी एफ डी ए जी सी ई, तो आपकी अरेंजमेंट ये बने या आपकी अरेंजमेंट ये बने, बात एक ही है। बट ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, ये बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। एच बी एफ डी ए जी सी ई, एच बी एफ डी ए जी सी ई, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आपकी जो यहां पर है वही अरेंजमेंट यहां भी होनी चाहिए। ये अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, अभी तो आपकी लाइफ का पहला क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का। धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंचोगे, एक मुकाम हासिल करोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी कि वो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आप बना पाओगे जो बैंक पीओ मेंस लेवल तक के हैं। ये मेरी गारंटी है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। अब इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बस। अब आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। अब आपको पूरे 7 मिनट नहीं मिलेंगे। पिछली बार आपको 5 से 7 मिनट मिले थे, बट अब आपको 2 से 3 मिनट ही मिलेंगे, बस 2 to 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं बेटा। जल्दी से फटाफट से, ओनली 2 to 3 मिनट्स हैं आपके पास।
सिर्फ 2 से 3 मिनट है आपके पास। हाँ जी रमेश बेटा, हो गया है, कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो बेटा प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। थोड़े दिन के लिए मैनेज कर लो रमेश। सबसे पहले अनिकेत ने इस क्वेश्चन को बनाया है। अच्छा मुझे आप बेटा एम से शुरू करते हुए ना, एम से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन बता दो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन क्या है। पी एम के बाएं और तीसरा है टी, और टी के दाएं दूसरा है, एन पी के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। सत्यजीत ने भी सही आंसर दिया है, अनिकेत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, अनिकेत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, सत्यजीत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। मिस्टर भी सही आंसर दे रहे हैं, हर्षिता ने भी क्वेश्चन बना लिया है। चलो बहुत बच्चों ने क्वेश्चन बना लिया है। चलिए तो भैया सीटिंग अरेंजमेंट है तो सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं तो सर्किल बनाओ। जितने कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 8 को फेस सेंटर में मान के बैठा दो। भैया 8 लोग बैठे हैं, 8 को फेस सेंटर में मान के बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 को फेस सेंटर में मान के बैठा दिया हमने, 8 को फेस सेंटर में मान के बैठा दिया। ठीक है, हाँ जी। चलिए पहला पॉइंट ये है, पी एम के बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा है। बेटा पी एम के बाएं तीसरा, पहले एम को बैठाओ, एम के बाएं तीसरा 1 2 3। पी एम के बाएं तीसरा है, और वर्ड किसके लिए है बेटा, और वर्ड है फर्स्ट पर्सन पी के लिए, पी टी के दाएं दूसरा है। ये जो पी है ना, ये टी के दाएं दूसरा है। अब मुझे टी को ऐसी जगह बैठाना है जहां से ये दाएं दूसरा दिखे। मैं टी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि यहां से ये सेकंड लेफ्ट पे दिखेगा, ना कि सेकंड राइट पे। तो टी को मुझे ऐसी जगह बैठाना है जहां से ये सेकंड राइट दिखाई दे। तो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। भैया P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अच्छा, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। P को हम बैठा चुके हैं, P के दाईं ओर दूसरा कौन है, N। 1 2, P के दाईं ओर दूसरा कौन है, N। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, हु वर्ड किसके लिए है, W के लिए, W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। W किसके सेकंड राइट पे है, M के। तो बेटा M के सेकंड राइट पे W, M का सेकंड राइट किधर है, 1 2, M के सेकंड राइट पे W, और W के सेकंड राइट पे कौन है, W के सेकंड राइट पे कौन है, M। M के सेकंड राइट पे W, और W के सेकंड राइट पे कौन है, R। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, W का सेकंड राइट 1 2, R। और बचा कौन, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। बेटा F P का पड़ोसी नहीं है, F बचा यहां और ये आ गया H। तो M N H P R T W F। आपकी जो अरेंजमेंट आनी चाहिए, अगर आप M से शुरू करते हो तो आपकी अरेंजमेंट आनी चाहिए M N H P R T W F। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो एम से शुरू करते हुए, तो आपकी अरेंजमेंट ये होनी चाहिए। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, सारे ही क्वेश्चन आप बड़े प्यार से बना सकते हो, सारे ही क्वेश्चन। सर हु का क्या फंडा है, बेटा हु वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे हु वर्ड है, हु, तो हु डब्ल्यू के लिए है, आर के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे एंड होता ना, एंड, तो बेटा वो आर के लिए होता है ना। ब्लड रिलेशन टॉपिक नहीं पढ़ा तुमने, हाँ, तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, हु का क्या फंडा है। चलिए साहब, थोड़ा सा ना पेशेंस रखना जब आप इस क्वेश्चन को बनाओ,
थोड़ा सा पेशेंस रखना जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। हम्म। बेटा राइट लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग चेक करो, फेस के अकॉर्डिंग चेक करो, राइट लेफ्ट। अगर फेस अंदर है तो राइट इस साइड, फेस बाहर है तो लेफ्ट इस साइड। फेस के अकॉर्डिंग मानो राइट और लेफ्ट को। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेंगे। जब आप शुरुआत में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपका काफी टाइम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व होने में। तो शुरुआत में बेटा समय ज्यादा लिया जाएगा, उसके बाद टाइम बहुत कम हो जाएगा। पहले बेटा कम से कम कॉन्फिडेंस तो हासिल करो इस चैप्टर में कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है।
हाँ जी। तो भाई साहब अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो समझ लो आप सिटिंग अरेंजमेंट में 5 लेबल अगर है तो आप एक लेबल ऊपर उठ चुके हो। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बना लिया तो आप सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 5 लेबल है तो आप एक लेबल क्रॉस कर चुके हो। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके व्रत के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं जो एक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं जो एक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 व्यक्ति व्रत के चारों तरफ बैठे हैं। चलिए सबका फेस सेंटर में है, सबका फेस सेंटर में है। ठीक है, पहला पॉइंट है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ई और जी को हमेशा एक दूसरे के साथ बैठा दूं, अगर मैं ई और जी को हमेशा एक दूसरे के साथ बैठा दूं, देन देयर आर टू केसेस। बेटा जो जी है वो राइट में भी आ सकता है, जो जी है वो लेफ्ट में भी आ सकता है। और हमेशा याद रखना बेटा, क्वेश्चन कभी भी पॉसिबिलिटी से तो शुरू मत करो। कम से कम इस पॉइंट को हम एज ए हिंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने पॉइंट हमें मिलते जाएंगे वो सारे पॉइंट हमारे यूज होते चले जाएं। कुछ हिंट्स भी होती है जिनको हमें साइड में लिखना होता है, कुछ हिंट्स होती हैं जिनको हमें साइड में लिखना होता है। चलिए अगला पॉइंट है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। बेटा सी, पहले सी को बैठाओ, सी के थर्ड राइट पे डी को बैठाओ। सी का थर्ड राइट 1 2 3, तो सी के थर्ड राइट पे हमने डी को बैठा दिया। ठीक है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एफ है ना वो एच के सेकंड लेफ्ट पे है, एच के। अब देखो मैं एच को यहां नहीं बैठा सकता, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आएगा। मैं एच को यहां बैठा सकता हूं, मैं एच को यहां बैठा सकता हूं, मैं एच को यहां बैठा सकता हूं, मैं एच को यहां नहीं बैठा सकता, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। मैं एच को यहां बैठा सकता हूं। बेटा मैं एच को कितनी जगह बैठा सकता हूं? 4। लेकिन अगर ये पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन होता तो शायद हमें राज 4 सर्किल बनाने पड़ते, है ना, शायद हमें 4 सर्किल बनाने पड़ते, बट ये पीओ मेंस तो है नहीं, तो 4 सर्किल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जो एच से रिलेटेड हो ताकि एच के बैठने की और पॉसिबिलिटी खत्म की जा सके। सर लास्ट वाला पॉइंट है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच डी और सी के साथ नहीं बैठा। बेटा एच डी के साथ नहीं बैठा और एच सी के साथ नहीं बैठा। अब मुझे बताओ, अब मैं एच को कहां बैठाऊंगा? तो सर एच के बैठने की जगह डिफाइन हो चुकी है। अब एच सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, उसके अलावा एच कहीं नहीं आ सकता। अब एच एक ही जगह आ सकता है क्योंकि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है और एच के थर्ड लेफ्ट पे, एच के सेकंड लेफ्ट पे, हाँ एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, तो एच यहां भी नहीं आ सकता। एच डी का पड़ोसी नहीं है, एच सी का पड़ोसी नहीं है, तो कुल मिलाकर एच यहां आएगा और एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एफ। एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एफ। नेक्स्ट, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ई और जी को एक साथ बैठाना था, ई और जी को एक साथ बैठाना था, इस पूरी अरेंजमेंट में ई और जी एक साथ कहां बैठेंगे? सर ई और जी एक साथ सिर्फ यही बैठ सकते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि जी को ऊपर बैठाओगे या जी को नीचे? सर जो डी है ना वो कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा, तो जी नीचे आएगा और फिर ई आएगा ऊपर, और बचा कौन? अगला पॉइंट है सी कभी ए के साथ नहीं बैठेगा, सी कभी ए के साथ नहीं बैठेगा, ए आएगा ऊपर, बचा कौन? बी। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। सर आपके पास से रीजनिंग पढ़ के कल मेरा आईबी के एग्जाम में बहुत बढ़िया गया है, 20 के 20 क्वेश्चन सही हो गए हैं। अरे वाह, ऑल द बेस्ट रोहित, ऑल द बेस्ट, गुड जॉब। लक्ष्य, हाँ जी। तो जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन बनाया है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो सिटिंग अरेंजमेंट का एक लेवल ऊपर क्रॉस कर चुका है। और अब आप लोगों से हम मुलाकात करते हैं सीधा मंडे को नेक्स्ट वीक इसी समय, ठीक है? हाँ जी, चलिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।